हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग चैप्टर 4 पढ़ेंगे जिसका टॉपिक है फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, मेंशन द फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन इंडिया एज पर आर्टिकल 51A। एज पर आर्टिकल 51A क्यों दिया गया है? क्योंकि ये जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये हमारे आर्टिकल 51A के अंदर में आता है, इसीलिए ये आर्टिकल मेंशन करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है क्या? फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिस्टेड है आर्टिकल 51A में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये ड्यूटीज़ 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1976 में ऐड हुआ था, और इसका रिकमेंडेशन किस कमेटी ने दिया था? स्वर्ण सिंह कमेटी ने। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसका आर्टिकल मेंशन करना कि 51A के अंदर आता है, किस अमेंडमेंट के तहत आता है, तो 42nd अमेंडमेंट 1976, और किस कमेटी ने रिकमेंड किया था? स्वर्ण सिंह कमेटी। तो ये 3 पॉइंट यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़ है क्या? दे रिमाइंड एवरी सिटीजन that while enjoying a fundamental rights they must also perform certain duties towards the nation, society and fellow citizens। जैसे कि हम लोग पहले चैप्टर्स में पढ़े हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, तो फंडामेंटल राइट्स जब मिले तो उसके साथ साथ हमारी भी कुछ ड्यूटीज़ बनती है जो हम अपने नेशन को दें एज अ सिटीजन। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमें रिमाइंड कराती हैं कि फंडामेंटल राइट्स इंजॉय करने के साथ साथ कुछ ड्यूटीज़ भी हैं जो हमें नेशन को प्रोवाइड करनी है। कुछ ड्यूटीज़ है हमारे पास जिससे हम सोसाइटी और अपने फेलो सिटीजन्स की हेल्प कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। तो ओरिजिनली देयर वेयर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़। पहले जब ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ बना था, ऐड हुआ था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो सिर्फ 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ही ऐड हुआ था, और ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा इसे ऐड किया गया था। टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज़ स्टार्टिंग में सिर्फ 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ही थे, लेकिन 86 अमेंडमेंट के तहत, जब 86 अमेंडमेंट लाया गया, ये 2002 में लाया गया, इसके तहत एक और ड्यूटी ऐड करी गई। हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में एक और ड्यूटी ऐड करी गई, जिसके वजह से अब सिर्फ फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे 11 हैं, यानी कि पहले सिर्फ 10 थे। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अकॉर्डिंग सिर्फ 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थे, लेकिन बाद में 2002 में 86 अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, जिससे एक और ड्यूटी हमारी बढ़ गई, और अभी टिल प्रेजेंट तक सिर्फ 11 ड्यूटीज़ है हमारे पास करने को, एज अ सिटीजन परफॉर्म करने को। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 51A। स्टार्टिंग में ड्यूटीज़ जो ऐड किए गए वो किस अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किए गए? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, और इसको रिकमेंड किस कमेटी ने करा था? स्वर्ण सिंह कमेटी ने। उसके बाद क्या बताया गया कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ है क्या? यही है कि सिटीजन्स द्वारा परफॉर्म की गई ड्यूटीज़, जैसे हम फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय करते हैं तो हमारी भी ड्यूटीज़ बनती है कि हम कुछ नेशन को दें एज अ सिटीजन, तो हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ को परफॉर्म करते हैं। तो ये था तीसरा पॉइंट। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पहले ओरिजिनली जब ये बना था फंडामेंटल राइट ड्यूटीज़, जब ऐड किया गया था तो सिर्फ ये 10 था। 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गया, क्योंकि एक एक्स्ट्रा फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करा गया। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन, ओवरऑल बैकग्राउंड की फंडामेंटल ड्यूटीज़ आया कैसे, 10 था 11 कैसे हुआ, कौन सी कमेटी ने किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये टोटल 11 ड्यूटीज़ हैं क्या। तो फर्स्ट है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट आइडियल्स, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करना, कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी आइडियल्स दिए गए हैं कि हमें ये फॉलो करना चाहिए, तो वो चीज़ को फॉलो करना, उसका रिस्पेक्ट करना, अपने नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करना, अपने नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करना एज अ सिटीज़न, ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, स्टैंडिंग रिस्पेक्टफुली ड्यूरिंग द नेशनल एंथम, शो रिस्पेक्ट फॉर द नेशन। हम लोग का जब भी नेशनल एंथम प्ले होता है तो हम लोग एक खड़े हो जाते हैं, तो ये एक रिस्पेक्ट शो करना हुआ अपने नेशन के तरफ और अपने नेशनल एंथम के तरफ। सेकेंड वन क्या है? टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर्ड आवर फ्रीडम स्ट्रगल। उस आइडियल्स को जो हमारे
फ्रीडम जो भी मतलब स्ट्रगलर थे, उन्होंने जो हमें दिया था आइडियल्स, उससे इंस्पायर होकर के उन्हें फॉलो करना। फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे जो भी स्ट्रगल थे, उन्होंने जो भी आइडियल्स दिए थे, जो भी नोबल आइडियल्स दिए थे, उनसे इंस्पायर होना और उसको अपने रियल लाइफ में फॉलो करना, और उनको मतलब ये करना कि उनको रिस्पेक्ट देना कि हाँ उन्होंने ऐसे ऐसे आइडियल्स दिए, ये बहुत वो हैं, उसको मतलब मन में उनके लिए एक रिस्पेक्ट रखना। एग्जाम्पल, रिमेंबरिंग द सेक्रीफाइसेज ऑफ फ्रीडम फाइटर्स लाइक महात्मा गांधी एंड फॉलोइंग देयर वैल्यूज ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। एग्जाम्पल भी बहुत इसका अच्छा है, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि है क्या ये। फ्रीडम फाइटर जैसे महात्मा गांधी, उनके सेक्रीफाइसेस को रिमेंबर करना, याद रखना कि उन्होंने हमारे देश के लिए कितना सेक्रीफाइस किया, और उनके आइडियल्स को फॉलो करना। अभी तक उनके आइडियल्स थे ट्रुथ, सच बोलना, और नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा। तो ये चीज़ों को अभी तक फॉलो करना, तो ये चीज़ है सेकेंड नंबर फंडामेंटल ड्यूटीज़। थर्ड वन क्या है? टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। अपने सोवर्निटी पहले ही बता चुके हैं क्या है, तो अपने सोवर्निटी को प्रोटेक्ट करना, अपने देश में यूनिटी बना के रखना, और उसकी गरिमा को बनाए रखना, उसकी इंटीग्रिटी को बनाए रखना, ये हमारा एक फंडामेंटल ड्यूटी है। इसका एग्जाम्पल क्या है? सिटीजन शुड नॉट सपोर्ट एनी एंटी नेशनल एक्टिविटीज और ग्रुप्स दैट डिवाइड द कंट्री। एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हमें सपोर्ट नहीं करना चाहिए अपने नेशन के खिलाफ। अगर कुछ एक्टिविटीज हो रही हैं, एंटी नेशनल एक्टिविटीज हो रही हैं, तो एज अ सिटीजन्स हमें उसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए, और ऐसे चीज़ें नहीं करनी चाहिए जिससे हमारा कंट्री का डिवीज़न हो जाए, या कुछ भी मतलब अपने देश के हित में काम करना चाहिए, उसके ऑपोजिट नहीं जाना चाहिए, एंटी नेशनल नहीं बनना है। नेक्स्ट वन क्या है? टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अप टू डू सो। मतलब अपने कंट्री को बचाने के लिए नेशनल सर्विस देना, अपने नेशन को बचाने के लिए अपने नेशन को डिफेंड करना। एज अ सोल्जर्स लोग बॉर्डर पे जाके सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर, तो ये उनकी ड्यूटी है। तो एज अ सिटीजन अपने नेशन को सर्विस देना, उसे डिफेंड करना, अपने कंट्री को अदर चीज़ों से बचा करके रखना। 5 नंबर पॉइंट है टू प्रोमोट हार्मोनी and the spirit of common brotherhood among all of India, transcending religious, linguistic और regional diversities। अपने देश में, अपने नेशन में शांति बनाए रखना, हार्मोनी बनाए रखना, और एक कॉमन ब्रदरहुड मतलब भाईचारे की जो भावना है उसको लोगों में फैलाना, और भाईचारे को बनाए रखना बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी लैंग्वेज डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन के। हम लोग के रीजनल डाइवर्सिटीज़ भी बहुत है, मतलब डाइवर्सिटी मतलब बहुत तरह तरह के लोग आपको देखने को मिलेंगे इंडिया में, अलग अलग कल्चर के, अलग अलग लैंग्वेज के। तो इनमें डिस्क्रिमिनेशन ना करके एक भाईचारे वाले फीलिंग को लेकर के सब में फैलाना, और सबके साथ घुल मिल के अच्छे से रहना, और शांति बनाए रखना। तो ये 5 नंबर पॉइंट है। एग्जाम्पल कि सारे फेस्टिवल्स अलग अलग रिलीजन्स के यूनिटी प्रमोट करते हैं और साथ मिलके सब करते हैं। 6 नंबर पॉइंट है टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। यानी कि वुमेन के डिग्निटी के अगेंस्ट में कुछ खराब प्रैक्टिसेस नहीं करना, जैसे दहेज हो गया, डाउरी लेना, मतलब उनके डिग्निटी पे बात नहीं आनी चाहिए। कुछ डेरोगेटरी हम लोग कुछ खराब नहीं कर सकते उनके लिए। उन्हें हैरेसमेंट हो गया, डिस्क्रिमिनेशन इन वुमेन इन एनी फॉर्म, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। तो ये चीज़ है, इस तरीके की चीज़ प्रैक्टिसेस हम लोग नहीं कर सकते, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। 7 नंबर है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कॉम्पोजाइट कल्चर। मतलब जो हम लोग के पुराने टाइम से जो भी हेरिटेज बिल्डिंग्स वगैरह है, जो भी हमारे कल्चर है, उसको बचा करके सही से रखना, उसको ख़राब ना करना, प्रोटेक्ट करके रखना। जो हमारे पुराने जितने सारे हेरिटेज चीज़ें हैं, तो प्रोटेक्टिंग मोनूमेंट्स लाइक ताजमहल और ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट, म्यूज़िक, सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करना और प्रमोट करना, आगे बढ़ाना। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट, अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, बचा के भी रखना, और आगे की तरफ अच्छे वे में इम्प्रूव भी करना। जैसे फॉरेस्ट हो गया, लेक्स हो गया, रिवर्स हो गया, इन्हें गंदा ना करें। हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है कि हम अपने पेड़ को जितना हो सके, फॉरेस्ट को और बढ़ाएं, डिफॉरेस्टेशन ना करें। तो ये एज अ सिटीजन्स हमारी फंडामेंटल ड्यूटी कि अपने वाइल्ड लाइफ को हम लोग प्रिजर्व करके रखें, प्रोटेक्ट करके रखें। एग्जाम्पल प्लांटिंग ट्रीज, हम पेड़ लगाएं,
प्लास्टिक अवॉइड करें, एनिमल्स को प्रोटेक्ट करें, जैसे भी जिस भी तरीके से हम हेल्प कर सकते हैं अपने इस ड्यूटी को फुलफिल करने के लिए, हम उस तरीके से अपने तरफ से हेल्प करें और अपने फंडामेंटल ड्यूटी को पूरा करें। 9 नंबर पॉइंट है टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, प्रोटेक्टिंग लॉजिकल थिंकिंग एंड अवॉइड सुपरस्टिशन और ब्लाइंड बिलीव्स। मतलब क्या है कि हम लोग साइंटिफिकली चीज़ों को डेवलप करें और एक इंसानियत बनाए रखें और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी और चीज़ों में नयापन लाएं, बदलाव लाएं, लॉजिकल थिंकिंग को प्रमोट करें, ना कि पुरानी पिछड़ी सोच को प्रमोट करें जिस पे अंधा विश्वास चला आ रहा है। उस चीज़ को प्रमोट ना करके लॉजिकल थिंकिंग को प्रमोट करें साइंटिफिकली। तो ये 9 नंबर फंडामेंटल ड्यूटी है। 10 नंबर इज टू सेव गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जॉर वायलेंस। मतलब कि अपने पब्लिक प्रॉपर्टी को सेव करके रखे, बचा के रखे, उसको डैमेज ना करे, वायलेंस क्रिएट ना करें। पब्लिक प्रॉपर्टी हो गई जैसे बसेस, ट्रेन्स, ये सब को डैमेज ना करें, सेव करके रखें। पब्लिक ऑफिसेस जैसे प्रोटेस्ट वगैरह होता है तो लोग बस जला देते हैं, ट्रेन जला देते हैं, तो ये सब चीज़ें फंडामेंटल ड्यूटीज़ के खिलाफ हैं, ये वायलेंस क्रिएट करती हैं, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है कि हम अपने चीज़ों को, अपने नेशन के पब्लिक प्रॉपर्टी को सेव करके रखें। 11th नंबर फंडामेंटल राइट क्या है? टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्पेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस टू हायर लेवल ऑफ अचीवमेंट। इसका मतलब क्या है कि एक हमारे नेशन को, तो इसका 11 नंबर पॉइंट क्या है? ये बहुत मतलब ये सही दिया हुआ है लेकिन बहुत समझने में इसको डिफ़िकल्ट होगा, तो इजी वे में 11 नंबर फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है कि पेरेंट्स और गार्जियंस को एजुकेशन अपने चिल्ड्रन को कम से कम 6 to 14 ईयर्स तक प्रोवाइड करना ही चाहिए। ये फंडामेंटल ड्यूटी है, ये मस्ट है कि पेरेंट्स और गार्जियन अपने बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करें। 6 से लेकर के 14 साल तक के बच्चों को एजुकेशन देना मस्ट है। तो ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है, बहुत ही इजी वे में, ये इतना एग्जाम्पल लिखने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये 11 नंबर फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिख देने से भी होगा, ये इतना एग्जाम्पल लिखने का ज़रूरत नहीं है। ये वाला चाहे तो आप 11 नंबर ड्यूटी जो है इसको यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, यहाँ पे दिखा दे रही स्क्रीन पे कि पेरेंट्स एंड गार्जियंस मस्ट प्रोवाइड एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ टू चिल्ड्रन एज्ड टू 6 to 14 ईयर्स। और यही वो फंडामेंटल राइट है, मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़ है 11 नंबर, जो कि 86 अमेंडमेंट एक्ट के तहत ऐड किया गया था। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ अगर लिखने के लिए आ जाता है क्वेश्चन में तो लाइन वाइज पूरा एक बार में, मतलब इधर उधर नहीं होना चाहिए, पूरा जिस लाइन में जिस नंबर में जो भी फंडामेंटल ड्यूटी है हमें वही डालना होगा। जैसे 11 नंबर में ये वाला है 6 to 14 ईयर्स, तो 11 नंबर में ही जाएगा क्योंकि बाद में जाके ये 11 नंबर ऐड हुआ 86 अमेंडमेंट एक्ट के तहत 2002 में। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या थी वो पढ़ लिए, डेफिनेशन हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया। तो अब हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के फीचर्स क्या क्या हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है जो कि आर्टिकल 51A में आता है। ये डिस्क्राइब करता है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एज अ सिटीजन्स टुवर्ड्स आवर कंट्री, और ये ड्यूटीज़ हमें अपने एम को क्रिएट करने में हेल्प करता है, एक डिसिप्लिन बनाने में, रिस्पेक्ट करने में, और अपने पैट्रियोटिज्म फीलिंग, मतलब नेशन के तरफ जो हमारी फीलिंग है वो चीज़ को फैलाने में हेल्प करता है। तो फर्स्ट नंबर पॉइंट है दे आर मोरल एंड सिविक ऑब्लिगेशंस, दीज ड्यूटीज़ आर नॉट लीगली एनफोर्सिएबल। जैसे कि फंडामेंटल, ये वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि फंडामेंटल राइट्स अगर कोई हमारे उसके खिलाफ जाता है तो हम सुप्रीम कोर्ट में जा कर के उस पर केस कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, तो वो एनफोर्सिएबल था कोर्ट में, लेकिन ये लीगली एनफोर्सिएबल नहीं है। ये जस्ट ड्यूटीज़ दिया गया है एज अ सिटीजन्स, हमें करना ही चाहिए, लेकिन अगर कोई नहीं करता है तो उसके खिलाफ ऐसा कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता है। तो ये चीज़ है कि ये लीगली एनफोर्सिएबल नहीं है ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट्स है। उसी तरह डायरेक्टिव प्रिंसिपल एक होता है, वो भी लीगली एनफोर्सिएबल कोर्ट में नहीं है। ये जस्ट एक मॉरल गाइडलाइंस दिया गया कि एज अ सिटीजन्स हमें हमारे नेशन के लिए ये करना चाहिए। जैसे कि नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो ये एक लॉ नहीं है, एक ड्यूटी है जिससे हम अपने नेशन की तरफ अपना पैट्रियोटिज्म फीलिंग को दिखा सकें। दे अप्लाई ओनली टू इंडियन सिटीजन, जो भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स पे ही लागू होगी, एलियंस यानी फॉरेनर्स पे लागू नहीं होगी।
जैसे फॉरेनर्स अगर इंडिया में रहते हैं तो उन्हें नेशनल एंथम में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स पे ही लागू होगी। वो भी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे ऊपर कि हमें खड़ा होना चाहिए, अपने अंदर की फीलिंग है। ये कोई कोर्ट में एनफोर्सिएबल नहीं कि आप खड़े नहीं हुए तो आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। दे प्रमोट नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी को प्रमोट करता है कि हमारे में यूनिटी बने रहे। और भाईचारा, वो वाला लाइन पहले भी बता चुके हैं। दे रिमाइंड सिटीजन टू रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमें याद दिलाता है कि हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करनी है और उसके आइडियल्स को फॉलो करना है। जैसे फॉलोइंग द लॉज मेड बाय द गवर्नमेंट के लॉज को फॉलो करना, उसके कोर्ट के डिसीजंस को रिस्पेक्ट करना, तो ये सब चीज़ें हैं। 5 नंबर है, दे कवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। ये सारे चीज़ों को कवर करता है ये फंडामेंटल ड्यूटीज़। जितना 11 ड्यूटीज़ है वो सोशल चीज़ें भी ऐड हैं उसमें, मोरल चीज़ें भी ऐड है, इन्वायरमेंट से भी रिलेटेड चीज़ें हैं और नेशनल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो सारे चीज़ों को, ये सारे एस्पेक्ट्स को कवर करता है। जैसे कि प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट, ये सोशल ड्यूटी हो गया, साइंटिफिक थिंकिंग वाला मोरल ड्यूटी हो गया, और अपने कंट्री को डिफेंड करना एक नेशनल ड्यूटी हो गया। एज अ सिटीजन्स ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने कंट्री या नेशन को ग्रो करें। दिस ड्यूटीज़ मेक सिटीजन्स मोर डिसिप्लिन। ये सब सारे जितने ड्यूटीज़ है ये हमें और डिसिप्लिन लाइफ देते हैं और एज अ सिटीजन्स हम रिस्पॉन्सिबल भी बनते हैं। ये हमें सिखाते हैं कि हमें कैसे अपने वैल्यूज़ को ऑनेस्टी, नॉन वायलेंस के साथ अपने वैल्यूज़ को बढ़ाना चाहिए और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल, अवॉइडिंग वायलेंस ड्यूरिंग प्रोटेस्ट के टाइम पे वायलेंस अवॉइड करो, जो भी करो शांति से करो। दे कॉम्प्लीमेंट फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल ड्यूटीज एक्ट एज अ बैलेंस टू फंडामेंटल राइट्स। दे रिमाइंड पीपल दैट राइट कम विथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इसका मतलब क्या है कि ये फंडामेंटल राइट को कॉम्प्लीमेंट करता है। ये हमें ये सिखाता है कि हमें अपने राइट के साथ साथ, अगर हमें कुछ राइट दिए जा रहे हैं तो उस राइट को एंजॉय करने के साथ साथ हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है जो हमें, मतलब राइट आता है तो साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती हैं। जैसे पावर के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं उसी तरह। तो हमारे पास राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच, बट वी मस्ट यूज़ इट वाइसली। अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारे पास है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, तो ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उसे अच्छे वे में यूज़ करें कि किसी अदर इंसान को हर्ट ना करें, किसी के नेशनल सेंटिमेंट को हर्ट ना करें। तो ये फंडामेंटल राइट्स है, लेकिन ये हमारी ड्यूटी बनती है इसी के साथ कि हम उसे अच्छे से निभाएं। इंस्पायर्ड बाय द अदर कंट्रीज़। ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई है, ये ली गई है यूएसएसआर से। ये रशिया का पहले नाम था यूएसएसआर, तो ये रशिया से ली गई है और ये हमारे वेयर एवर एवरी सिटीजन्स वॉज एक्सपेक्टेड टू सर्व द नेशन। तो ये एज अ फंडामेंटल ड्यूटीज़ हम अपने नेशन को सर्व कर रहे हैं। जस्ट लाइक रशियन सिटीजन्स वेयर एक्सपेक्टेड टू वर्क फॉर द प्रोग्रेस ऑफ देयर नेशन। जिस तरह रशियन सिटीजन्स एक्सपेक्ट करते हैं कि हम काम करके अपने नेशन को प्रोग्रेस करें, उसी तरह सेम इंडियन सिटीजन्स टू आर गाइडेड टू डू द सेम। इंडियन सिटीजन्स को भी गाइड किया जाता है कि वो भी ऐसा ही सेम करें। ये ऐड किया गया, पहले ही बताया गया कि स्टार्टिंग का 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ 42nd अमेंडमेंट के तहत ऐड किया गया और बाद का एक कौन सा वाला, वही 6 to 14 ईयर्स एजुकेशन वाला, ये ऐड किया गया है 86th अमेंडमेंट एक्ट के तहत। ये वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। 10 नंबर है, दे क्रिएट अ स्पिरिट ऑफ वही पैट्रियटिज्म, रिस्पेक्ट करना नेशन की। ये सब चीज़ें हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमें सिखाती है और क्रिएट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़। इसके अलावा अगर इम्पोर्टेंस भी आ जाए तो आंसर सेम ही रहेगा। इम्पॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस, इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की कॉन्स्टिट्यूशन में और नेशन में इम्पॉर्टेंस क्या है। तो इंट्रो वही सेम जाएगा कि 42nd अमेंडमेंट के तहत ऐड हुआ, 51 आर्टिकल में आता है, डेफिनेशन जाएगा और फिर दीज ड्यूटीज़ हेल्प इन बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग यूनाइटेड डिसिप्लिन नेशन। तो इसका सिग्निफिकेंस इम्पॉर्टेंट हम लोग पढ़ते हैं। दे क्रिएट अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अमंग सिटीजन्स। ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये क्रिएट करती हैं कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के सेंस में क्रिएट करती है कि सिटीजन्स को भी कुछ रिस्पॉन्सिबल बनना चाहिए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म करना चाहिए अपने नेशन को डेवलप करने में। When people keep their surroundings clean and pay taxes on time, they are fulfilling their duties as a responsible citizen. अगर हम अपने वातावरण को साफ रखते हैं, अपने टैक्सेस टाइम पे देते हैं, तो हम अपने नेशनल मतलब कि अपने ड्यूटी को परफॉर्म कर रहे हैं एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन।
दे प्रमोट नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी, ये हमारे नेशनल यूनिटी यानी कि एकता को बनाए रखता है, अपने गरिमा को बनाए रखता है। वही नेशनल क्राइसिस, वॉर या डिजास्टर्स के टाइम पे लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, तो ये दिखाता है कि हमें यूनिटी है। दे रिमाइंड सिटीजन्स दैट, नेक्स्ट नंबर पॉइंट है, ये तो हम लोग पढ़ लिया कि यूनिटी कैसे मेंटेन करते हैं। दे रिमाइंड सिटीजन्स ऑफ देयर मोरल एंड सोशल ऑब्लिगेशंस, मतलब हमें एज अ सिटीजन्स रिमाइंड करते हैं कि हमारी कुछ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो हमें ऑनेस्टी के साथ निभानी है। एग्जाम्पल रिस्पेक्ट, अपने बड़ों के रिस्पेक्ट करना, तो ये सब एक ड्यूटी है, एक मॉरल चीज़ है जो इंसानियत में, इंसान के अंदर में होती है। वही चीज़ ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ बताती है कि खराब नहीं करना है, अच्छा करना है। हमारे इस डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथ यानी कि मजबूत करती है। एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री हर पीपल हर चीज़ में जब एक्टिव पार्टिसिपेशन ले रहे हैं, वोट दे रहे हैं, अपने नेता को चुन रहे हैं, हर चीज़ चुन रहे हैं, तो अपने देश में डिसिप्लिन बनाए रखना, अपने ड्यूटीज़ को मेंटेन रखना, तो ये भी डेमोक्रेसी को बढ़ावा देना ही हुआ। नेक्स्ट वन इज दे बैलेंस फंडामेंटल राइट्स, वही चीज़ है फंडामेंटल राइट्स को बैलेंस करना। अगर फ्रीडम मिल रही है तो उस चीज़ का सही से यूज़ करना, तो ये दोनों आपस में एक जैसे ही हैं, मतलब एक मिल रहा है तो एक करना ही पड़ेगा उसके साथ में, कॉम्प्लीमेंटरी है। दे एनकरेज रिस्पेक्ट ऑफ फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमें एनकरेज करती है कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करें, अपने नेशनल सिंबल को रिस्पेक्ट करें, ये हमारा ड्यूटी है। दे प्रोटेक्ट, एग्जाम्पल्स आप पढ़ लेना, वही जो पॉइंट एक्सप्लेन कर रही हूँ उसी से रिलेटेड एग्जाम्पल है जो कि स्टार्टिंग पैराग्राफ्स में भी बताया जा चुका है। दे प्रोटेक्ट कल्चर हेरिटेज, अपने कल्चर हेरिटेज को प्रोटेक्ट करके रखना, जैसे ताजमहल वाला पॉइंट हो गया। दे प्रमोट इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस क्रिएट करता है कि पेड़ मत काटो, पेड़ लगाओ, अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रखो, अपने इन्वायरमेंट का बचाव करो, तो ये हमारे लिए ही है। अगर हम ये सब ड्यूटीज़ करते हैं तो ऑन द रिटर्न हमें ही अच्छी चीज़ें मिलेंगी। अगर हम अपने वातावरण को साफ रखते हैं, अपने फॉरेस्ट को क्लीन रखते हैं, एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं, तो ये हमारे लिए ही अच्छा है और हमें इसको परफॉर्म करना ही चाहिए एज अ सिटीजन। साइंटिफिक थिंकिंग को प्रमोट करना, इंसानियत को बढ़ावा देना, ना कि सुपरस्टिशंस को, तो ये चीज़ें हैं। 10 नंबर पॉइंट है कि पैट्रियटिज्म फीलिंग को इंस्पायर करना, देशभक्ति जिसके अंदर है उस चीज़ को और भी ज़्यादा इंस्पायर करना कि लोग अच्छे हित में काम कर सके, सब एकजुट होकर के काम कर सके और एज अ सिटीजन्स एक डिसिप्लिन लाइफ जी सकें। तो ये हो गया इम्पोर्टेंस, मतलब एक सेम ही है, मतलब अगर ये सारा पॉइंट सिग्निफिकेंस में भी लिख दो, इम्पोर्टेंस में भी लिख दो तो वही जाएगा, ये वाला करने का ज़रूरत नहीं है अलग से कोई इम्पोर्टेंस, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, वही कर लो, वही बहुत है, वही सेम जाएगा सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंट, ये इतना लिखने का ज़रूरत नहीं है। तो अब हम आते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, वही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि आर्टिकल 51A में कौन कौन से ड्यूटीज़ आते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस, सारी ड्यूटीज़ लिखनी पड़ेंगी, 11 ड्यूटीज़ जितनी हैं, इसका सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस क्या है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ से बस इतना ही क्वेश्चन बनता है। और एक राइट्स पढ़ने के बाद एक और क्वेश्चन बन सकता है कि फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर क्यों हैं, या दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, ये दोनों आपस में कैसे मतलब सिमिलर हैं, तो ये चीज़ें दोनों को मिला करके आ सकती हैं। अगर सिर्फ फंडामेंटल राइट्स की बात की जाए तो सिग्निफिकेंस, मतलब डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये इंपॉर्टेंट है, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ टोटल 11 है, वो लिखना पड़ेगा अगर वो पूरा लिखने के लिए आ गया तो। अब आते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 6 में, जो कि है फंडामेंटल राइट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स है क्या। तो फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक ह्यूमन राइट्स गिवन टू एवरी सिटीजन्स ऑफ इंडिया बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, पहले भी पढ़ चुकी। फंडामेंटल राइट्स एक बेसिक ह्यूमन राइट है जो हर सिटीजन्स को दी गई है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इसे दिया है हर सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स। ये राइट्स हमें हेल्प करती हैं कि हम अपना जीवन फ्रीडम के साथ, इक्वलिटी के साथ और डिग्निटी के साथ जी सकें। ये पार्ट 3 में आती है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 12 से लेकर के 35 आर्टिकल के अंदर ये आता है फंडामेंटल राइट्स, और इसे कहा गया है हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन का दिल है फंडामेंटल राइट्स। दीज राइट्स, ये राइट्स प्रोटेक्ट करती हैं सिटीजन्स को कि अनफेयर ट्रीटमेंट उनके साथ ना हो, सारे सिटीजन्स इक्वली ट्रीट हो हमारे सोसाइटी में रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर और लैंग्वेज। तो
पहला है राइट टू इक्वलिटी, जो कि आर्टिकल 14 से लेकर के 18 के अंदर आता है। राइट टू इक्वलिटी जो आर्टिकल 14 से लेकर के 18 के अंदर आता है, बहुत अच्छे से इसको याद करना है। राइट टू इक्वलिटी का मतलब है कि दीज राइट्स मीन्स दैट एवरी पर्सन, कानून के नज़र में सब इक्वल हैं, सब इक्वली ट्रीट होंगे, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन उनके किसी भी बेसिस पे नहीं होगा। ये चीज़ें मैंने पहले भी पढ़ा चुकी हैं। इसके आगे का वीडियोस जो है उसे आप फॉलो करें तो और भी चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। राइट टू फ्रीडम है आर्टिकल 19 से 22 तक। ये अलाउ करता है सिटीजन्स को कि वो फ्रीली अपने लाइफ को जी सके, एक्सप्रेस कर सके विदाउट एनी फियर। हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बोलने की फ्रीडम है, ग्रुप्स फॉर्म करने की फ्रीडम है, हम कहीं भी जा सकते हैं, इंडिया में उस चीज़ की फ्रीडम है, और कोई भी प्रोफेशन चूज कर सकते हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है आर्टिकल 23 से 24 के अंदर में आता है। ये राइट्स प्रोटेक्ट करता है कि किसी से फोर्सफुली वर्क ना कराया जाए उनके इच्छा के खिलाफ अनफेयर कंडीशन में, जैसे छोटे बच्चों की ट्रैफिकिंग हो गया या छोटे बच्चों को ट्रैफिकिंग करके चाइल्ड लेबर करवाना, उनसे काम करवाना, तो ये सब राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर में आता है। फिर आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब वही चीज़, किसी भी रिलीजन को हम फॉलो कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं, ये हमारे चॉइस के ऊपर है, और गवर्नमेंट सारे रीजन्स को इक्वली ट्रीट करेगी। एग्जाम्पल्स पहले ही पढ़ाया जा चुका है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, दीज राइट्स प्रोटेक्ट, ये राइट्स अपने कल्चर, हमारे कल्चर, लैंग्वेज और हमारे एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करती हैं। जो भी माइनॉरिटीज़ हैं उनके एजुकेशन को प्रोटेक्ट करती हैं और इंश्योर करती हैं। माइनॉरिटीज़ मतलब जिनकी संख्या अपने इंडिया में कम है, वो माइनॉरिटीज़ में आते हैं। दे इंश्योर दैट पीपल ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़, मतलब अलग अलग कम्युनिटीज़ के जितने भी पीपल हैं वो अपने ट्रेडिशन को प्रिजर्व करके रखें और अपने खुद का भी स्कूल वो रन कर सकें। एग्जाम्पल्स पहले कराया जा चुका है। एग्जाम्पल्स लिखना उतना भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस ये वाला पॉइंट लिखने से भी हो जाएगा। एग्जाम्पल्स बस समझने के लिए दिया गया है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, मतलब कि ये राइट्स जो है, जितने भी फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, अगर इसको कोई वॉयलेट करता है, इसके खिलाफ जाता है, या हमारे फंडामेंटल राइट्स को कोई हानि पहुंचाने की कोशिश करता है, तो हम कोर्ट में जा सकते हैं। जो जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, ये जो आर्टिकल 32 वाला राइट है, ये हमारे सारे राइट्स को प्रोटेक्ट करके रखता है। इसीलिए BR अम्बेडकर ने राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा है। तो ये था फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, एक रिवीजन हो गया फंडामेंटल राइट्स का। तो क्वेश्चंस वही सारी चीज़ें आ सकती हैं। क्वेश्चंस आ सकते हैं कि राइट शॉर्ट नोट ऑन आर्टिकल 51A, या तो ये आएगा, तो शॉर्ट नोट में सारा आर्टिकल 51A में जितने सारे पॉइंट्स है, 11 ड्यूटीज़ है, वो बताना होगा विथ इंट्रोडक्शन विथ कंक्लूजन, या इसके बिहाफ में इलेबोरेट ऑन आर्टिकल 51A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी आ सकता है, और ये सारे आंसर जो मैंने पढ़ाए हैं वो लिखने पड़ेंगे। नेक्स्ट आपका है इम्पॉर्टेंस, पढ़ा चुकी हूँ, इम्पॉर्टेंस इसका क्या है। उसके बाद क्रिटिसिज्म क्या है, मतलब कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को की लिमिटेशंस क्या है, उसे क्रिटिसाइज कैसे कर सकते हैं हम लोग, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप चाहें तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो क्वेश्चन आएगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को एक्सप्लेन करें, तो इसको 3 पार्ट में आंसर्स को डिवाइड कर सकते हैं। अभी मैं एक छोटा सा जस्ट हिंट दे रही हूँ, एक और वीडियो आएगा जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आंसर्स को प्रॉपरली पार्ट वाइज लिखने हैं, किस तरीके से आंसर्स को अटेम्प्ट करने हैं, कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो एक सजेशन का वीडियो आपके पास आएगा। तो ये एक जस्ट मैं हिंट दे रही हूँ कि कैसे लिखना है। तो अगर फंडामेंटल ड्यूटीज़ आ जाता है लिखने को कि आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इलेबोरेट करें, जो कि आर्टिकल 51A में आता है, तो आप उसे कैसे लिखोगे, तो 3 पार्ट में इसे हमें डिवाइड करना है। फर्स्ट पार्ट में जाएगा इंट्रो, जिसमें वही कमेटी कौन सा अमेंडमेंट, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है क्या, तो ये चीज़ें चली जाएंगी इंट्रो में। सेकेंड में आपका मेन बॉडी जाएगा, जिसमें फंडामेंटल 11 जितने फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो पॉइंट वाइज लिखने होंगे, लाइन टू लाइन। एंड थर्ड में आप इस क्रिटिसिज्म को छोटे में, एक पैरा में आप छोटा करके सारे पॉइंट्स को, मतलब छोटा सा कंसाइज वे में क्रिटिसिज्म लिख दो, आंसर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो 3 पार्ट में जब आंसर्स बढ़ता है तो मार्क्स भी डिवाइड हो जाते हैं। अगर 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 5 इंट्रो का चला गया, 5 इसका, 5 इसका, तो आपको आराम से 10 स्कोर कर लोगे, 12 स्कोर कर लोगे। ऐसे स्कोर करना आसान हो जाता है अगर हम अपने आंसर्स को डिवाइड करके लिखते हैं तो। और टीचर्स को भी मौका मिल जाता है कि स्टेप मार्किंग वो दें, और इससे मार्क्स बहुत अच्छा स्कोर हो जाता है।
तो हम क्रिटिसिज्म की तरफ चलते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के क्रिटिसिज्म क्या है। तो इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। फर्स्ट है कि ये लीगली एनफोर्सिएबल नहीं है। ये इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि लोग बोलेंगे अरे ये तो लीगली, मतलब लोगों पे प्रेशर नहीं है कि करना ही है, क्योंकि ये लॉ में मतलब एनफोर्सिएबल नहीं है कोर्ट में, तो कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलेगी। तो मतलब एक एडवाइस है एक तरह का, तो लोग इसे हल्के में भी ले सकते हैं, बस यही बात है। इफ़ अ पर्सन थ्रो गार्बेज इन अ रिवर ही वायलेट्स द ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, बट इसका कोई डायरेक्ट पनिशमेंट नहीं है, हल्के में ले रहे हैं, फेंक दिए जाकर के कचड़ा रिवर में, तो ये इसका एक क्रिटिसिज्म है। वेग एंड अनक्लियर लैंग्वेज, कुछ ड्यूटीज़ ऐसी लिखी गई हैं जो जनरल टर्म्स में डिफिकल्ट है, अंडर ठीक से क्लियर नहीं किया जा रहा है। जैसे टू चेरिश नोबल आइडियल्स, इसका मतलब क्या है? मतलब लोग इसको अलग अलग तरीके में लेते हैं। कोई सोच रहा है कि फ्रीडम फाइटर से है, कोई सोच रहा है ऑनेस्टी से, तो थोड़ा कन्फ्यूजिंग है ये। नो स्पेशल गाइडलाइंस फॉर इम्प्लीमेंटेशन, द कॉन्स्टिट्यूशन हमें नहीं बताया है कि ड्यूटीज़ को परफॉर्म कैसे किया जाए, उन्हें और फॉलो कैसे किया जा सके। तो कोई गाइडलाइन नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इसे चेक करने के लिए कोई अथॉरिटी नहीं है कि ये गलत हो रहा है, इसे रोकना है। अगर फंडामेंटल ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं लोग, नहीं कर रहे हैं, तो इसे चेक करने के लिए कोई भी अथॉरिटीज़ नहीं है। जैसे द ड्यूटी टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट, हमें हमारा ड्यूटी है कि हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें, लेकिन कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं है कि कैसे, एक इंडिविजुअल चॉइस क्या है हमारे मेथड को कर सकें, वो चीज़ है। जो जैसे समझ रहा है इस चीज़ को उस वे में ले रहा है, कोई प्लास्टिक नहीं यूज़ कर रहा है, तो जिसका जितना जैसा सोच है उस टाइप में इस ड्यूटी को वो ले रहा है, लेकिन प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यूटी में एक्सप्लेन नहीं किया गया है। सिर्फ सिटीजन्स के लिए, फॉरेनर्स के लिए नहीं है। फॉरेनर्स भी इंडिया में रह रहे हैं, यहाँ के पब्लिक रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, तो उनका भी मतलब ये ड्यूटी बनता है कि वो इस चीज़ को प्रिजर्व करके रखें, अपने जहाँ पे वो रह रहे हैं उस फ्लैग का रिस्पेक्ट करें। तो फॉरेनर्स के लिए ये नहीं है, ना ही उन्हें पनिश किया जाएगा। ऐसे तो पनिश इंडियंस को भी नहीं किया जाएगा। कोई मतलब पेनल्टी नहीं है, पनिशमेंट नहीं है वायलेट करने पे, वही चीज़ है। एडेड पॉलिटिकली नॉट आफ्टर पब्लिक डिमांड, मतलब ये पॉलिटिकली ऐड किया गया, कोई पब्लिक डिमांड के तहत ऐड नहीं किया है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये जो ड्यूटीज़ हैं ये इमरजेंसी के टाइम पे सिटीजन्स को कंट्रोल करने के लिए ऐड की गई थी, एज अ जेन्युइनली एक सिविक सेंस को इम्प्रूव करना, उसके लिए ऐड की गई थी। तो ये जस्ट एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड चीज़ है, प्योरली सिटीजन्स के बेनिफिट के लिए नहीं है, एज अ एक क्रिटिसिज्म है ये। जैसे कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट में फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई जब गवर्नमेंट को पीपल के ऊपर कंट्रोल चाहिए था, उस चीज़ों में अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ को लोगों में मतलब सिटीजन्स में ड्यूटीज़ को लेकर के कोई अवेयरनेस नहीं है। कुछ लोग तो जानते भी नहीं होंगे कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ है क्या, तो अवेयर तो छोड़ ही दो कि फंडामेंटल ये 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है क्या, हमें क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कैसे रिस्पेक्ट देनी चाहिए, तो वो चीज़ है, अवेयरनेस नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ एनफोर्सिएबल है लॉ के लिए, तो नहीं, ये नहीं है, डायरेक्टली एनफोर्सिएबल नहीं है। ड्यूटीज़ आर मीन टू गाइड नॉट टू पनिश, मतलब ड्यूटी एक तरह का ड्यूटी है कि ये हमें गाइड कर रहा है, पनिशमेंट नहीं दे रहा है, ये चीज़ है। तो आपका वही सारी चीज़ें हैं सेम, बस क्रिटिसिज्म लिखने से भी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि कैसे आपको अपने आंसर्स को प्रेजेंट करना है, आपको अपने आंसर्स को कैसे प्रेजेंट करना है कॉपी में, जिससे आप अच्छे से अच्छे स्कोर को कैरी कर पाओ और अपना बेस्ट दे पाओ, और बहुत ही इजी वे में मैं बताऊंगी जिससे आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा होगा। तो मेरे वीडियो के साथ बने रहो, प्लेलिस्ट को फॉलो करो। नेक्स्ट सजेशन का वीडियो बहुत ही जल्द आपके पास आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।